बीएमएस डॉक्टर्स, अगर मैं ये कहूं कि रूरल मेडिकेशन और गरीबों की मेडिसिन की जान है तो शायद वो सही होगा। छोटी छोटी बस्तियों में, छोटे छोटे कस्बों में, लगभग हर गांव में अगर कोई डॉक्टर आपको मिलेगा तो वो बीएमएस डॉक्टर मिलेंगे। और जब 2014 में आप सब आए थे तो मैंने उस समय भी आपको, मुझे अगर आपको याद है तो हरियाणा विधानसभा में मेरा कार्यालय था, वहीं हम बैठे देर तक और आपने कहा कि ये कानून हमें अमेंड करवाना है। मैं तब भी ये कहा था कि गवर्नमेंट आपके लिए जो भी करे वो कम है। एंड ऑफ द डे देखने का नजरिया है। मेरा देखने का नजरिया ये है, फॉर प्राइवेट स्कूल्स, फॉर बीएमएस डॉक्टर्स, इवन फॉर आरएमपीस टू ए लार्ज एक्सटेंट, फॉर ये जो हमारे जानवरों का इलाज करने वाले वीएलडीए साथी हैं, नॉट सर्जन्स, वीएलडीएस। फाइनल जो है फ्रंटियर कौन है जो कॉमन मैन से कांटेक्ट में है, वो आप लोग हैं। तो ज्यादातर इलाज जो है फाइनल फ्रंटियर अगर कोई है, मैं इसलिए वो स्टार ट्रेक की लैंग्वेज यूज करता हूं आपके लिए, यू आर द फाइनल फ्रंटियर ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। सबसे साधारण और गरीब व्यक्ति के लिए आप वो लोग हैं जो उसका इलाज करते हैं। और सबसे सस्ता इलाज भी अगर कोई कर सकता है, भाई पैसे नहीं है, डॉक्टर साहब कह देंगे कोई बात नहीं फिर बाद में दे जाना, ये अक्सर बीएमएस डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर साहब पैसे नहीं है, बच्चा बड़ा बीमार है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, दवाई भी ले जा। कई तो ऐसे ज्यादातर डॉक्टर साहिबान हैं, वो अपनी जेब से दवाई भी दे देंगे, कोई सैंपल की दवाई होगी वो पकड़ा देंगे, कोई और दवाई होगी वो दे देंगे। तो इसलिए सबसे गरीब मरीज आएगा, सबसे कम पैसे देने वाला मरीज आपके पास आएगा और तकलीफ में मरीज आएगा। और अगर आप उनका उपचार, आप उनका इलाज उस समय ना करें तो वो बीमारी कई गुना बढ़ सकती है और हेल्थ जो है सेक्टर उस लोड को कभी ले नहीं पाएगा। दैट्स वाई यू प्रोवाइड ए सर्विस दैट इज अनमैच्ड, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है वो सर्विस प्रोवाइड करने की सिटीजन्स को। जो आप सर्विस दे रहे हैं वो जिम्मेवारी असली में बतौर सरकार मेरी है। तो इसलिए मैं हमेशा इस बात की रिगार्ड रिस्पेक्ट करता हूं कि जो काम हम नहीं कर पा रहे, जैसे अगर सारे बच्चे सरकारी स्कूल में चले जाएं तो उतने तो सरकारी स्कूल ही नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल अगर ना हो तो हम बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाएंगे हमारे, तो वी कांट टीच देम। तो आप अगर हमारे पास तो इतने ना अस्पताल हैं, ना इतने एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, ना इतने स्पेशलिस्ट हैं, ना इतने पोस्ट डॉक्टरल हैं, तो आप लोग एक महत्वपूर्ण सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई मैं आप सबका दिल से, पूरे हरियाणा के बीएमएस डॉक्टर्स का दिल से सम्मान करता हूं। और इसी वजह से जो आपने कहा ये तरमीम रणदीप करवा दो, सब्जेक्ट टू, थोड़ा ब्यूरोक्रेट्स की भी अपनी जबान है, आप तो जानते हैं, उनका अपना तरीका है, उनको ओवररूल करके जैसे जैसे डॉक्टर साहिबान ने कहा वो आनन फानन में वो कानून बनाया, आप भी वहाँ थे, तो वो सारा हमने बनाकर वो पास कर दिया। और उसका कोई एहसान नहीं, क्योंकि मुझे लगा वो हमारी जिम्मेवारी है आपके प्रति। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, ये शहर जिसके हम बाशिंदे हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको आज ये निमंत्रण दिया और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सब आए, ये शहर पिछले 10 साल में 25 साल पीछे चला गया। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए। यहां पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स पे हरियाणा का पहला हॉस्पिटल मैंने बनाया। मैं किसी गांव के आदमी को कहूं आईपीएचएस स्टैंडर्ड, वो नहीं समझ पाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड। हरियाणा's first hospital is the Indira Gandhi Multi Speciality Hospital built on IPHS standards. सर 55 डॉक्टर होने चाहिए,
5 साल से 9 या 10 या 11 12 डॉक्टर रहते हैं। कोई अल्ट्रासाउंड नहीं चलता, ज्यादातर समय एक्सरे नहीं चलती, कोई लैब नहीं है चलती उनकी, ज्यादातर समय मिनिमम दवाई, क्रोसिन की बट्टी नहीं दे सकते वो। इट हैज बिकम ए रेफरल हॉस्पिटल। तो मैं ही दुकान खोल के रेफर कर दूंगा, उसके लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग की जरूरत क्या है। और उनके 2 फ्लोर्स पे 6 साल तक बंदरों ने कब्जा किया हुआ था इस गवर्नमेंट ने। आपको, मुझे नहीं पता, ये मालूम है कि नहीं। उस अस्पताल की 2 मंजिलों पर शीशे तोड़कर बंदरों ने कब्जा कर लिया, आगे से उन्होंने गेट बंद कर दिया, अस्पताल इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इस तरह से ये इतनी मुश्किल से बिल्ट जो एसेट्स हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं। फिर बोले हम तो मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मैंने कहा भाई पिछले वाले में तो डॉक्टर ले आओ, वहां तो ले आ नहीं रहे, अब नया खोलोगे। बट कंस्ट्रक्शन करके पैसा एक कमाना है, वो भी नहीं किया। 10 साल में 4 बार उसका पत्थर रखा। 4 बार पत्थर रखने के बाद सांपली खेड़ी की सारी शामलात की जमीन ले ली। छोटा सा गांव है, उनके पास कोई आय बची नहीं, वो रोते हैं। और अगर आपने वो देखा हो निकलते हुए वहां से, आई एम श्योर आप जब सब क्रॉस करते होंगे, मैं गिन कर आया था, 17 कमरे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे, बगैर दीवार, बगैर फर्श, बगैर बिजली, बगैर फिटिंग। 10 साल में 17 कमरों के खंबे खड़े हुए हैं। ठीक है सर, आज तक कोई और चीज आज तक वहां कंस्ट्रक्ट नहीं हुई। दैट मीन्स वो अगर 10 साल में 17 कमरे बनाते हैं तो लगभग 2 कमरों की एवरेज मान लो, 2.25 कमरों की, तो अस्पताल बनाने में लगभग 3024-25 तक बनेगा। तब तक हम तो मर जाएंगे सब, इफ दिस इज द स्पीड। मेडिकल इस आप ऐसे थोड़ी है कि आप कहीं भी बना देंगे। 200 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए की सर इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की। प्लस डॉक्टर साहिबान को लेकर आना है ना कैथल, उनकी वाइफ्स को लेकर आना है, बच्चे को स्कूल में भर्ती कराना है, उन्हें रेजिडेंस देना है, आपको 10-12 ऑपरेशन थिएटर्स बनाने हैं, आपको लैब्स बनानी है, आपको सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज करनी है, आपके पास सारे टेक्नीशियंस होने चाहिए, मशीनरीज होनी चाहिए। कुछ नहीं है साहब। अगर आप एक अस्पताल नहीं चला पाते, आप मेडिकल कॉलेज कब चलाओगे? यू कांट डू इट, इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। ये एक फैड है पॉलिटिशियंस का, मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। डॉक्टर ही नहीं है, कहां से बनाएगा मेडिकल कॉलेज? हरियाणा के सब मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स की फैकल्टीज का नंबर चेक कर लीजिए। they don't have more than 40% फैकल्टी। तो एक और बना लो बिल्डिंग 200 करोड़ रुपए की, क्या हो जाएगा उससे? डॉक्टर नहीं है तो नहीं है ना, पहले डॉक्टर तो लाओ भैया। और नहीं ला सकते तो उसका तरीका है मेरे पास, तो आप उनको प्राइवेट सेक्टर की पे लाना पड़ेगा, बस सिंपल है। यू डोंट गिव देम रेगुलर जॉब्स, ना टेक्नीशियन को दीजिए ना डॉक्टर को। जो अगर सिग्नस उनको 1 लाख, अगर 70,000 या 1 लाख दे रहा, आप 1.5 लाख दो, आ जाएगा डॉक्टर। भाई कैथल में क्यों आए वो गुड़गांव अपनी बीवी के साथ क्यों ना रहे? मैं एमडी हूं, मैं क्यों जाऊंगा सर गुड़गांव या फरीदाबाद छोड़ के? देयर प्लेंटी ऑफ जॉब्स देयर, वहीं इतनी नौकरी है, या पंचकुला में या मोहाली में, जाता ही नहीं। जो सैलरी मोहाली में उससे सवाई सैलरी देनी पड़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स इज एवरीथिंग। हमारी सब गवर्नमेंट्स बिल्डिंग बनाती है, ह्यूमन रिसोर्स पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये ट्रेजेडी है। तो एक तो इन्होंने ये हाल किया हुआ है। दूसरा, कोविड आया, मैंने ऐसा गैर जिम्मेवाराना और आपराधिक व्यवहार नहीं देखा। खट्टर साहब ने सब एमएलए एमपीज को कहा तुम बाहर मत जाना, मर जाओगे, बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा। सब एमपी एमएलए भाग गए, अपने आप को उन्होंने घर के अंदर ताला लगा लिया, समेत लीलाराम जी के, समेत हमारी जो बहन है कमलेश ढांडा जी के, सबने बंद कर लिया। शहर जो है में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे,
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के बगैर मर रहे हैं, दवाई के बगैर मर रहे हैं, किट के बगैर इन्फेक्ट हो रहे हैं, सैनिटाइजर्स नहीं है, सोडियम हाइपोक्लोराइट नहीं है, कुछ नहीं। मेरी माँ ने भी कहा तुम मर जाओगे। मैंने पास लिया और मैं हर रोज माँ को भी रखता था पंचकुला, क्योंकि मुझे चिंता थी उनको लग जाए तो कुछ हो ना जाए। उन्हें 83 साल की उम्र है, तो उनको भी रखता था, उनके पास भी रहता था। हर रोज सुबह आता, डॉक्टर साहब को पता है सर, कैथल, डांड, गुलाचीका, कलायत, पुंडरी, नरवाना, उचाना, जुलाना, सफीदों, जींद, राजौंद, पेहवा, लाडवा, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, उसके बाद टोहाना, उकलाना, बरवाड़ा, फतेहाबाद। कोई शहर मैंने नहीं छोड़ा जहां हर गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में पीपीई किट्स, सैनिटाइजर और सोडियम हाइपोक्लोराइट में नहीं देकर आया। इतने शहरों में, इनमें से तो मैं चुनाव भी नहीं लड़ता सर बाकियों से। हमारे यहां हर वार्ड में 40 टोर्नेडो मशीन्स लेकर आया, हमने उससे स्प्रे किया सोडियम हाइपोक्लोराइट का, क्योंकि सबने ये कहा कि एम्बुलेंसेज उससे हम वॉश करते हैं, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन। एक गोदाम अभी भी पड़ा है, एक्सपायर हो गया। हर दुकान पर सैनिटाइजर और मास्क 3 बार हम देकर आए, इस पूरे जिले की, ये नहीं कि इस विधानसभा की, इस पूरे जिले की। हर हॉस्पिटल में हम सैनिटाइजर्स, सोडियम हाइपोक्लोराइट, पीपीई किट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 नंबर ऑफ डॉक्टर्स 3 या 4 बार देकर आए जी। उसके अलावा फाइनली मैंने देखा लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, सो आई बॉट 250 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, और मैं वो खरीदे और अपने घर से, यहां से, एक नरवाना से, एक कुरुक्षेत्र से हम ऑक्सीजन सिलेंडर देते थे। खट्टर साहब ने ऑर्डर कर दिया, रणदीप का ऑक्सीजन सिलेंडर भरने नहीं देना। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कुछ नहीं कहा। हिमाचल में एक मैंने जगह ढूंढी बद्दी से आगे, जहां से मैं ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने जाता था। 5 गाड़ी हायर की, हर रोज रात को गाड़ी जाती थी, सुबह तक आ जाती थी और सब जगह डिलीवरी करती थी। जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा, हमने कोई नहीं पूछा तुम बीजेपी से हो, लोकदल से हो, कांग्रेस से हो, यहां से हो, वहां से हो, जिसको जरूरत थी उसको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। फाइनली जब पेशेंट्स रिलीज होके आने लगे तो हमें लगा कि अब इनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जरूरत है। फिर 35 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम इंपोर्ट करके लेके आए कोविड के बीच में, और फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए। आज भी 7 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगे हुए हैं इस शहर में, जिसको जरूरत होती है वो ले जाता है। आज भी हमारे पास वो मशीन्स एज इट इज चलने लग रही। एक प्राइवेट आदमी जो चुनाव हार गया वो ये कर सकता है, तो एमएलए की फिर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नवीन भाई जब एमपी बन जाते हैं तो वो चश्मा दे देते हैं, पर जब इस बार एमपी नहीं थे तो आए नहीं, कोविड में दर्शन नहीं दिए उन्होंने। वो तो इतने बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के मालिक हैं, वो चाहे तो यहाँ ऑक्सीजन कैंप्स खोल देते। उनके तो खुद के ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, मेरे जैसे तो वो है नहीं कि भाई आपसे इधर से उधर से रिसोर्सेज सारी इकट्ठी करके उसने किया हो। उन्हें तो जरूरत नहीं, उनके पास तो सीएसआर फंड्स ही 1000 करोड़ है, तो वो चश्मे भी सीएसआर फंड से ही देते हैं, जो कंपलसरी है देना, वो कोई और कहीं से तो देते नहीं। पर उन्होंने भी नहीं दिए, माफ कीजिए, पर किसी ने एतराज भी नहीं किया। मुझे किसी ने नहीं कहा कि सही किया। लीला राम जी को या नायब सैनी जो अब चीफ मिनिस्टर बन गए, वो एमपी थे यहाँ के, वो 2 साल इस शहर में ही नहीं घुसे, किसी ने बुरा नहीं कहा उन्हें।
अगले शहर की परिधि में ही नहीं आए डॉक्टर साहब। ना मरे कोई जिए, लोग मरे जिए कुछ हो इनका, सब लोगों को अपने राम भरोसे छोड़कर भाग गए वो। पूरी सरकार भगोड़ी हो गई। किसी को खाने की जरूरत थी, कोई खाना नहीं देने गए। यहां शहर के लोगों ने इकट्ठे होकर पैसा इकट्ठा करके खाना दे दिया तो दे दिया। इन्होंने क्या किया, वो जो शहर के लोग खाना देते थे उसका बिल बनाकर फिर रुपये और ले लिए। उसकी कभी आप जांच करेंगे तो शहर की जो सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने खाना खिलाया था उनकी पेमेंट हुई है सबकी, वो इन्होंने विड्रॉ कर लिए बीजेपी के लीडर्स ने। और हर प्रांत में उन्होंने ये धांधलियां की। कोविड सबसे ज्यादा पैसे कमाने का उनके लिए धंधा बन गया, हम लोगों के लिए वो सेवा का धंधा। तो मैं आपसे ये कहता हूं सर, इंसान और इंसान में, लीडर और एमएलए में इतना अंतर तो होता है। अगर रणदीप कर सकता है ये सब तो एमएलए और एमपी क्यों नहीं कर सकते थे? उनके पास तो सरकार थी, सब रिसोर्सेज थी, खुद का पैसा भी नहीं खर्चना था। अगर हम कर सकते हैं तो वो भी कर सकते थे। और किसी को वो एक पर्टिकुलर दवाई थी, मैं नाम भूल जाता हूं, वो भी जरूरत पड़ती थी। क्या थी वो सर? हाइड्रोक्लोरोक्विन, वो जब देते थे नो, रेमडेसिविर, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। और मुझे याद है कि जब जहाँ इमरजेंसी हो जाती थी, हम उन दिनों में बैंगलोर में एक फैक्ट्री थी जो ये बनाती है बाय चांस, तो मैं वहाँ से मंगवा कर देता था। बहुत सारे साथियों को दिल्ली भेजा, जहाँ जहाँ रिश्तेदारों को चाहिए थी वो दी, और वो रेमडेसिविर मंगा के देते थे। 2 बार मुझे भी कोविड हुआ, एक बार बहुत सीवियर हुआ, अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, ठीक होके फिर इसी काम पर लग गए। तो वो 1-1.25 साल का पीरियड जो था, मैं हर रोज बाहर जाता था, ना मैं मरा। 2 बार जरूर कोविड हुआ, दूसरी बार लाइट था, पहली बार बहुत सीवियर हुआ और मेदांता में एडमिट रहने पड़ा। तो मैं खुद अपने आप को जाके एडमिट करवा लिया था, इससे अच्छा कि किसी और को लगे। मैं ये पूछ रहा हूं, वो कहां थे जिनको हमने वोट देकर बनाया था? Where were they? They were missing. Chief Minister was missing. Ministers were missing. MLA, MP सब भाग गए। कोई सर आज पूछ नहीं रहा उनको। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मिसिंग थी। मैं आपसे इसलिए सिर्फ एक बात कहता हूँ, ये शहर 25 साल पीछे चला गया है और इस शहर को दोबारा से सर रिस्टोर करने की ज़रूरत है। मैं इस शहर का सबसे पुराना मिस्त्री हूँ, क्योंकि मैंने ये शहर अपने हाथ से बनाया है, एक एक ईंट, एक एक रोड़े से। और जब सर काम ज़्यादा हो जाता है तो एक और मिस्त्री रखना पड़ता है, तो एक और मिस्त्री रखना पड़ता है। तो मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूंगा, एक एक वोट जो आप अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को देंगे, एक एक वोट जो कांग्रेस पार्टी को देंगे, वो आपके इस भाई को मजबूत करेगा कि वो न केवल हरियाणा की सत्ता में आपकी हिस्सेदारी करवाए, पर दोबारा से इस शहर के पुनर्निर्माण का काम जो है हम शुरू कर सकें। आप सब यहाँ आए, आपका धन्यवाद।